हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की और जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर 2 हमारा यहाँ पर चल रहा है सॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना। तो वस्तुओं के समूह हम क्यों बना रहे थे और वस्तुओं के समूह बनाने को क्या कहा जाता है, कैसे आप वस्तुओं के समूह बनाएंगे, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। शुरू कहाँ से किया था कि वस्तुओं को अलग अलग समूहों में विभाजित किया जाता है, यानी कि उनको बांटा जाता है अलग अलग समूह में, और इनको क्या कहा जाता है, इसको आपका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और क्लासिफिकेशन या हम क्लासिफाई क्यों करते हैं, तो किसी भी चीज का अगर आपको एक सिस्टमैटिक नॉलेज गेन करना है, यानी एक क्रमबद्ध अध्ययन प्राप्त करना है या क्रमबद्ध अध्ययन करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे यानी कि वर्गीकृत करेंगे। और इससे क्या होगा, आपको एक समूह में जितने भी मेंबर्स आएंगे, ग्रुप में जितनी भी चीजों को आप रखेंगे, उनके बारे में एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा दो ग्रुप में अगर आपने अलग अलग चीजें रखी हैं तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, भिन्नताएं होंगी, उनके बारे में आप लोग इजीली बता सकते हैं। ओके, तो कहाँ से शुरू किया था हमने? क्लासिफिकेशन से शुरू किया था। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? सो ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर कॉल्ड क्लासिफिकेशन, यानी एक समान वस्तुओं को एक समूह में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। और क्लासिफिकेशन क्यों आवश्यक है? जैसे मैंने आपको बोला, सिस्टमैटिक नॉलेज को गेन करने के लिए क्लासिफिकेशन आवश्यक है, यानी एक क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन क्या होता है? क्रम से आप किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, देन आपको एक जनरल आइडिया मिलता है किसी भी ग्रुप के बारे में कि इस ग्रुप में आने वाले या इस समूह में आने वालों में कुछ ना कुछ समानताएं होंगी। इसके अतिरिक्त दूसरा जो ग्रुप है वो इससे किस प्रकार से भिन्न है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ वस्तुएं दिख रही थी, तो आपको दिखा कि कुछ इसमें सर्कुलर हैं, वृत्ताकार चीजें हैं, कुछ रेक्टेंगुलर हैं यानी आयताकार हैं। तो आपने इस आधार पर कि उनका आकार कैसा है, तो उस आधार पर आपने उनको विभाजित किया, आकृति कैसी है, इनकी शेप कैसा है उनका। तो एक ग्रुप में यानी एक समूह में आपने आयताकार वस्तुओं को रखा, दूसरे समूह में आपने वृत्ताकार वस्तुओं को रखा। तो दो समूह आपने बना लिए और वस्तुओं को विभाजित कर लिया। फिर आपने क्या कहा कि एक ग्रुप में आने वाले, ये एक समूह में आ रहे हैं, तो इनके बारे में आपको एक जनरल आइडिया मिल गया कि ये सारी वस्तुएं आयताकार होंगी। ठीक है, जबकि दूसरा ग्रुप आप देखते हैं तो इन सभी वस्तुओं के लिए एक जनरल आइडिया आ गया कि ये सारी कैसी है, ये सारी आपकी वृत्ताकार है। और जब आप दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है कि दोनों में भिन्नता है आकृति की, क्योंकि दोनों की आकृति आपकी अलग अलग है। ओके, तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी। फिर हमने कहा कि जैसे हमने यहाँ पर आकृति की बात की कि आकृति को देखकर हम बता रहे हैं, यानी शेप जो आपकी है उसको देखकर हम बता रहे हैं कि वस्तुएं अलग अलग हैं। तो आकृति वहां पर क्या है, तो वो एक गुण है वस्तुओं का। तो ऐसे ही वस्तुओं में अलग अलग गुण होंगे और उन गुणों के आधार पर आप क्या करेंगे, वस्तुओं को वर्गीकृत करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो देखने में आपको वस्तु कैसे लग रही है। ठीक है, तो यानी अपीयरेंस उसकी कैसी है, जिसमें कि आपने कहा मैम या तो वस्तु चमकदार होगी या चमकदार नहीं होगी। तो दो ग्रुप बनेंगे, एक समूह चमकदार वस्तुओं का, दूसरा समूह बनेगा जो चमकदार नहीं है। इसी को कहा जाता है आपका लश्यर या आभा जिसे कहा जाता है, यानी कि एक प्रकार की चमक। ठीक है, और वो चमक ऐसे नहीं है कि आपने पेंट कर दिया या फिर आपने पॉलिश कर दी तब उसमें चमक आई है, वो नेचुरल शाइन की बात की जा रही है। ओके, किसी भी मटेरियल में या किसी भी मैटर पदार्थ या वस्तु में जो उसकी नेचुरल शाइन है उसे ही क्या कहा जा रहा है, लश्यर शाइन कहा जा रहा है। ओके, देन आपने बोला कुछ वस्तुएं चमकदार हैं, कुछ चमकदार नहीं है। तो चमकदार वस्तुएं जनरली आपकी क्या होती हैं, धातुएं होती हैं, इसलिए आप क्या बोलते हैं कि उनमें धात्विक चमक यानी मेटालिक शाइन जिनको कहा जा रहा है। ओके, इसके अतिरिक्त अधातु जो होते हैं जिनमें शाइन नहीं होती है, तो वो अधात्विक चमक उसकी कही जाएगी, यानी उसमें चमक है ही नहीं ना, अधातु में चमक है ही नहीं, तो वहां पर चमक की बात ही नहीं होगी। ठीक है, वो कैसी होंगी, गैर चमकदार होंगी। क्लियर। तो पहली प्रॉपर्टी थी आपकी शाइन, लश्यर जिसे आप कह रहे थे, या लश्यर शाइन जिसे कहा जा रहा था, जिसमें आपने बोला कि जैसे हमारे पास लोहा है, सोना है, कोयला है हमारे पास और लकड़ी है, चार चीजें हैं हमारे पास, और उन चार चीजों को हम क्या कर रहे हैं, समूहों में वर्गीकृत कर रहे हैं। तो हमने कौन सा गुण लिया, हमने गुण लिया कि वो देखने में चमकदार है या नहीं, चमक के आधार पर। तो आपने बोला मैम लोहा और सोना थोड़ा चमकदार है या चमकदार है, तो उनको हमने एक समूह में रखा।
लकड़ी और कोयला में चूंकि किसी भी प्रकार की चमक नहीं है तो उनको हम एक दूसरे समूह में रखते हैं, तो इस प्रकार से आपके दो समूह बनेंगे आपके चमक के आधार पर। क्लियर? देन नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आपका कहता है कि अब आप किस चीज को आधार मानेंगे कि प्रकाश का वहां पर गमन हो रहा है या नहीं, किससे? वस्तु से। जिस भी वस्तु को आप देख रहे हैं क्या उससे प्रकाश आर पार जा रहा है, कितनी मात्रा में प्रकाश आर पार जा रहा है, या फिर प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं जा रहा है। इस आधार पर आप वर्गीकरण करेंगे वस्तुओं का। और जब आप प्रकाश के गमन की बात कर रहे हैं या एक जगह से उस वस्तु को पार करके दूसरी जगह निकलने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप कहते हैं अगर प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर रहा है वस्तु से, यानी कि आर पार जा रहा है, तो आपको क्लियरली विजिबल होगा, यानी उसके आर पार साफ साफ दिखाई देगा। अगर प्रकाश कम मात्रा में गमन कर रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि वहां पर आपको धुंधला दिखाई देगा। और अगर बिल्कुल भी प्रकाश गमन नहीं कर रहा है यानी कि आपको बिल्कुल भी वस्तु के आर पार दिखाई नहीं देगा। तो इसी को पारदर्शिता कहा जाता है। और पारदर्शिता के आधार पर तीन समूह बनते हैं, एक ट्रांसपेरेंट मटीरियल यानी पारदर्शी वस्तु जिनको कहा जाता है, एक ट्रांसल्यूसेंट आते हैं जिनको अल्प पारदर्शी कहा जाता है, और तीसरा आता है आपका ओपेक यानी कि जिनको आपका अपारदर्शी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने तीन समूह बनाए। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कौन से हैं? जिनमें पूरा प्रकाश आर पार जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको उस वस्तु के पार क्लियरली दिखाई दे रहा है। जैसे कई प्रकार के कांच ऐसे होते हैं, प्लास्टिक ऐसे होते हैं कि जिनसे साफ साफ दिखाई देता है आर पार, तो वो ट्रांसपेरेंट मटीरियल कहलाएगा। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे आपको धुंधला दिखाई देता है, ठीक है ना, तो वो कैसे होते हैं? वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं यानी अल्प पारदर्शी। अल्प का मतलब होता है कम, जो कम पारदर्शी। ठीक है, तीसरा होता है जिनसे बिल्कुल भी आर पार दिखाई नहीं देता है, तो उनको आप क्या कहते हैं? अपारदर्शी। अ का मतलब नहीं, जो पारदर्शी नहीं। ओके, तो तीन समूह यहाँ पर भी हम लोगों ने बनाए। ओके, पारदर्शी या पारदर्शक इनको कहा जाता है, पारभासी या पारभाषक, और थर्ड है आपका अपारदर्शी यानी कि जिसको आप कह रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी हार्डनेस। हार्डनेस क्या बताता है आपको? हार्डनेस बताता है कि अगर आपकी कोई भी वस्तु है उसको आप प्रेशराइज कर रहे हैं या आप उसको काटने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको वहां पर दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहली चीज, दबाने पर वो इजीली दब रही है, प्रेशराइज हो रही है। दूसरा, काटने पर, साथ साथ में काटने पर वो कट रही है। दूसरी क्या होगी कि आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो, दबा रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो वो दब नहीं रही है, और साथ ही जब उसको काटने का प्रयास आप कर रहे हैं तो वो इजीली कट भी नहीं रहा। तो इस तरह से दो ग्रुप बनेंगे, एक जिनको आसानी से काटा जा सकता है और जिनको प्रेशराइज किया जा सकता है, दबाव लगाने पर उसकी आकृति में किसी न किसी प्रकार का बदलाव लाया जा सकता है। एक समूह इनका बनेगा। दूसरा, जिनको आप प्रेशराइज कर रहे हैं वो प्रेशराइज भी नहीं हो रहे हैं और इजीली कट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका एक समूह बनेगा। तो जो आसानी से दब सकते हैं या फिर जिनको आप कह रहे हो कि उनको काटा जा सकता है आसानी से, तो वो सॉफ्ट मटेरियल्स कहलाएंगे यानी मुलायम या कोमल वस्तुएं। ओके, और वहीं पर जिनको काटा नहीं जा सकता, जिनको प्रेशराइज करके उनकी आकृति में बदलाव नहीं लाया जा रहा है, उनको कठोर यानी कि हार्ड सब्सटेंसेस कहा जाएगा। तो हार्डनेस के बेस पर, कठोरता के आधार पर दो समूह बनेंगे, एक मुलायम या कोमल वस्तुओं का और दूसरा आपका कठोर यानी कि जिनको आप हार्ड कह रहे हो। ओके, तो इस तरह से आपने फिर से समूह बनाए। देन फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर, जल में तैरने और डूबने के आधार पर भी आपके समूह बनेंगे। कुछ वस्तुएं होती हैं जो जल में तैर जाती हैं और कुछ क्या होती हैं, जल में डूब जाती हैं। तो दो समूह बना लिए, एक तैरने वालों का, एक डूबने वालों का। ओके, चलिए नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हम किसमें देख रहे हैं? वाटर के साथ, जल के साथ विलेयता हम देख रहे हैं। यानी आप बहुत सारी चीजों को देखते हैं जिनको पानी में डालोगे तो वो घुल जाती हैं, दिखाई नहीं देंगी फिर, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको पानी में डालोगे तो वो घुलती नहीं है। तो जो घुलना हम कह रहे हैं वही क्या है? सॉल्युबिलिटी। अगर घुल रही है, डिसॉल्व हो रही है कंप्लीटली, तो वो सॉल्युबल है यानी विलेय है, और अगर डिसॉल्व नहीं हो रही है, घुल नहीं रही है, तो वो अविलेय है। तो इस आधार पर, विलेयता के आधार पर भी, जल में विलेयता के आधार पर भी दो समूह बनेंगे। एक आपका बनेगा अविलेय पदार्थों का और एक बनेगा विलेय यानी कि इनसॉल्युबल और सॉल्युबल। ठीक है, सॉल्युबल कौन सी है? जो आसानी से डिसॉल्व हो रही है या कंप्लीटली डिसॉल्व हो रही है, और जो डिसॉल्व नहीं हो रही है, घुल नहीं रही है, वो कैसी हैं? वो अविलेय कहलाएंगी। जैसे आपने क्या बोला था लास्ट सेशन में कि मैम चीनी, नमक, ये क्या हो जाती है? ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, पूर्ण रूप से घुलनशील है,
हमारे जल में हम जब उसकी बात करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम रेत की बात कर रहे हैं, हम चॉक पाउडर की बात कर रहे हैं, मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो ये सब पानी के साथ घुलती नहीं है, ये उसमें ऐसे ही रह जाती हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल। ओके, तो इस तरह से क्या हो रहा है, दो समूह बन रहे हैं। ठीक है, क्या लिया हमने गुण, विलेयता का गुण लिया। और किसमें विलेयता, जल के साथ हम विलेयता देख रहे हैं। और हमने दो समूह बना लिए, एक विलेय और एक अविलेय। विलेय का मतलब जो विलीन हो गया, जो घुल गया। अविलेय यानी कि जो विलेय नहीं है, अ का मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो विलेय नहीं होगा। तो विलेय कौन कौन से हैं, विलीन कौन कौन से हो रहे, चीनी। पानी, ग्लास में पानी लीजिए, उसमें चीनी डालिए, उसको थोड़ा अच्छे से घोलिए। कुछ समय के बाद आपको दिखेगा कि वहां पर चीनी नहीं दिख रही है आपको, लेकिन अगर आप टेस्ट करते हैं तो आपको मिठास आती है, यानी कि चीनी है वहां पर उपस्थित, पर वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। इसके अतिरिक्त आप क्या देखते हैं, मिठास जितना ऊपर वाले पोर्शन में होगा ग्लास के, सपोज ये आपने चीनी और पानी का घोल बनाया, तो जितनी मिठास यहाँ पर होगी, जब आपने पूरी तरीके से पानी में चीनी को घोल लिया है, उतना ही मीठा यहाँ पर भी होगा। तो इसका मतलब क्या है, चीनी जो है वो एक समान रूप से पूरे पानी में घुल चुकी है, और एक समान रूप से घुल चुकी है, एक विलयन बना रही है। और इसको कैसा विलयन कहा जाएगा, आपका समांगी विलयन, समांगी कहा जाएगा। ठीक है, और क्या है, मिश्रण है। मिश्रण का मतलब क्या होता है, जब आपने एक से ज्यादा चीजों को आपस में मिला दिया है। एक चीज पानी थी, एक आपके पास चीनी थी, दोनों को मिला दिया, दो चीजें हो गई। जब मिला दिया तो वो मिक्सचर बन गया, यानी कि मिश्रण। और ये मिश्रण कहलाएगा। और कैसा मिश्रण कहलाएगा, चूंकि आपने बोला कि चीनी समान रूप से घुली हुई है, तो समान अंगी मिश्रण, समांगी मिश्रण इसको कहा जाएगा। ओके, इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि पानी में कभी रेत है या मिट्टी गिर गई है, तो कुछ समय के बाद क्या देखेंगे, वो घुलता तो नहीं है। आप उसको बहुत अच्छे से हिलाइए, वो नहीं घुलेगा। कुछ समय के लिए रख देंगे तो आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पर जो रेत के आपके पार्टिकल्स हैं या कण हैं रेत के, वो धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू कर देते हैं, जब आपने ग्लास को ऐसे ही रख दिया अनडिस्टर्ब, यानी हिलाएंगे नहीं ग्लास को। ठीक है, और ऊपर का पानी आपको यहाँ रेत की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, हो सकता है ऊपर आपको बहुत हल्का दिखे। इसका मतलब क्या है, ये समांगी मिश्रण नहीं है। यहाँ रेत की मात्रा पूरे पानी में समान नहीं है, अलग अलग है। नीचे आपको बहुत ज्यादा मात्रा दिख रही है, धीरे धीरे आप इस मिश्रण में ऊपर चलते हैं तो आपको रेत की मात्रा कम दिखती है। हो सकता है ऊपर का पानी बिल्कुल साफ हो, वहां पर आपको रेत के कण ना दिखाई दे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कैसा हो जाएगा, ये भी मिश्रण ही है। इसमें भी आपने दो चीजों को मिक्स किया है, एक पानी को, एक रेत को। लेकिन ये मिश्रण कैसा हो जाएगा, विषमांगी, विषम अंगी मिश्रण, यानी जो रेत की मात्रा है वो समान नहीं है सब जगह। समझ रहे हैं, तो विलेयता के आधार पर भी दो समूह बन गए, एक सॉल्युबल सब्सटेंसेस का यानी कि विलेय पदार्थों का, और दूसरा इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस का यानी अविलेय पदार्थों का। क्लियर, तो इस तरह से हम वर्गीकरण कर रहे हैं। बेसिकली क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, छांट रहे हो आप चीजों को। आपके पास नमक थी, चीनी थी, रेत थी, चॉक पाउडर थी, ये चार चीजें थी। अब किसी ने आपको बोला, टास्क दिया कि आपको क्या करना है, इनको अलग अलग समूहों में विभाजित करना है। अब आप बोलोगे कि चार पदार्थ है, कौन सा गुण हम यूज करेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी आप लगाओगे। चमक तो नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि चमकदार हमें कैसे पता चलेगा, कोई भी वस्तु, सारी पदार्थ आपके अलग अलग हैं। ठीक है, इसके अलावा हार्डनेस हम चेक नहीं कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप कोई और प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, उसका भी नहीं हो पा रहा है। देन आपने बोला कि हम ना सॉल्युबिलिटी देखते हैं, यानी कि जल में मिलाकर देखते हैं चारों को क्या होता है। तो फिर आपने चारों को एक एक करके पानी के साथ घोला, फिर आपने क्या देखा, नमक और चीनी तो घुल गई, तो वो सॉल्युबल में आएंगी, एक समूह में रख दिया उन दोनों को। फिर आपने रेत को घोला, चॉक पाउडर को घोला, मिट्टी को घोला, तो वो नहीं घुले, तो उनको आपने एक समूह में रख दिया। तो इस तरह से आपने वस्तुओं की छटनी कर दी। ओके, तो यही हम कर रहे हैं, ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन जिसे कहा जा रहा है। पीआईसी देवल धार, आवाज आ रही है आपको, हाथ उठाइए आवाज आ रही है तो, हैंड रेज करिए बच्चों। वेरी गुड। हिंदी में पढ़ते हैं तो हाथ उठाएंगे, अगर हिंदी में पढ़ते हैं आप लोग, हिंदी में पढ़ते हैं। वेरी गुड, तो नोट करेंगे विलेयता, ऐसी वस्तुएं लिखेंगे, ऐसी वस्तुएं जो, ऐसी वस्तुएं जो पानी यानी जल में मिलाने पर उसमें विलीन हो जाती हैं, पानी में या जल में विलेय कहलाती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऐसी वस्तुएं जो पानी या जल में मिलाने पर उसमें विलीन नहीं होती हैं, पानी में या जल में अविलेय कहलाती हैं।
जैसे जब चीनी को जल में डालकर मिलाया जाता है तो चीनी पानी में विलीन हो जाता है, उसी तरह जब नमक को जल में डालकर मिलाया जाता है तो नमक जल में विलीन हो जाता है। अतः कहा जाता है कि चीनी तथा नमक जो है वो जल में क्या है, विलेय है, यानी कि जिनको आप सॉल्युबल कह रहे हैं। एंड जब आप क्या करेंगे, रेत या बालू की बात करें, उसको जल में डालकर मिलाएंगे तो बालू जल में विलीन नहीं होता है, तब चौक, और जब चौक को जल में डालकर मिलाया जाता है तो चौक जल में विलीन नहीं होता है। अतः बालू तथा चौक क्या है, जल में अविलेय है। ये आप घर में भी कर सकते हैं। आपके पास नमक भी है घर में, चीनी भी है, रेत भी आपके पास कहीं कहीं पर होगी, मिट्टी भी है, और चौक पाउडर भी आपको इजीली अवेलेबल होगा। पानी है ये सबके पास, तो पानी में थोड़ी सी चीनी डालनी है। ऐसा नहीं कि सारा चीनी डाल दोगे, थोड़ी सी चीनी डालोगे, थोड़ा सा नमक डालोगे, अलग अलग ग्लास में कर सकते हैं। एक में रेत डाल दोगे, एक में चौक पाउडर डाल दोगे पानी में। फिर देखना कि कौन कौन सी सब्सटेंसेस या कौन कौन सी चीजें हैं जो पानी में घुल रही हैं और कौन कौन सी ऐसी हैं जो घुल नहीं रही। क्लियर? हैंड रेज करिए अगर समझ में आ गया। ये वाली प्रॉपर्टी समझ आ गई? हाथ उठाइए देवलधार अगर समझ में आ गया तो। पीआईसी देवलधार, माइक लीजिए अपना, जल्दी से माइक लो कोई भी बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? अनुज, अनुज बिजलवार। अनुज। अनुज कौन सी क्लास में हैं आप? 7th। 7th। फिर तो आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता होगा। कौन सा चैप्टर चल रहा है? वेरी गुड। अभी आए हैं मैम, अभी। तो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप सेकंड चैप्टर है आपका। आपने पढ़ा होगा पहले, वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तुओं के समूह क्यों बनाया जाता है बताओ? वस्तुओं को हम अलग अलग छांट रहे हैं ना, क्यों छांट रहे हैं? ताकि हम उनके बारे में जान सके। वेरी गुड, जान सकें। और क्या क्या गुण पढ़े हैं आपने? वस्तुओं को कैसे आप समूह में बांटेंगे, किन किन गुणों के आधार पर? विलेयता। विलेयता के आधार पर। क्या होती है विलेयता? अच्छा, विलेयता के आधार पर कितने समूह बनेंगे आपके? बताइए। आप अपने ही पास रखिए माइक को, मुझे बताइए। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने आपको चीनी दी, नमक दिया, रेत भी दिया और चॉक पाउडर भी दिया। क्या क्या दिया अनुज मैंने आपको, बताओ? रे, रेत, माइक चीनी, माइक माइक को पास में रखो। हाँ जी। रेत, चीनी, मिर्च और नमक, चॉक पाउडर। चॉक पाउडर, 4 चीजें दी। अब आप यहाँ पर विलेयता का गुण लेंगे, विलेयता के गुण के आधार पर समूह बनाएंगे। ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, चारों चीजों को क्या करोगे, पानी में मिलाओगे। ठीक है, आपने 4 ग्लासेस ले यस लिए मैम। अलग अलग। आपने 4 अलग यस अलग मैम। ग्लासेस ले लिए, चारों में आपने पानी डाला और चारों चीजों को अलग अलग डाल दिया। एक में आपने चीनी डाल दी, एक में नमक डाल दिया, एक में रेत और एक में आपने चॉक पाउडर डाल दिया। क्लियर? यस, यस मैम। अब ऑब्जर्व क्या होता है आपको, ऑब्जर्वेशन क्या है, देखने में क्या मिलता है आपको? पानी में चीनी डालने पर क्या होता है बताओ? चीनी घुल जाएगी। चीनी घुल जाएगी।
जब आपने पानी में रेत को डाला तो क्या हुआ? वो चीज नहीं घुले, मिट्टी नहीं घुलेगी। ठीक है, रेत या मिट्टी जो भी है वो नहीं घुलेगी। चॉक पाउडर डाला, फिर क्या हुआ? मैम वो ऊपर आ गया। हाँ, वो भी नहीं घुला। ठीक है, आपने नमक डाला, फिर क्या हुआ? मैम वो नमक घुल गया। घुल गया, वेरी गुड। तो जब मैंने पूछा विलेयता के आधार पर कितने समूह बनेंगे, तो कितने समूह बने? एक जो घुल गए और एक जो नहीं घुले। ठीक है ना? जो घुल गए उनको यस मैम। आपने क्या कहा यहाँ पर? सॉल्युबल कहा, यानी कि विलेय जिनको कहा जा रहा है। ओके, क्या कहा जा रहा है इनको? विलेय। किसमें विलेय? जल में विलेय। ठीक है। दूसरा आपने क्या कहा? आपने कहा मैम रेत या मिट्टी या फिर हमारा चॉक पाउडर है वो घुल नहीं रहा है, तो उनको क्या कहा जाएगा? अविलेय। अविले। वेरी गुड। और ये अविलेय किसमें? जल में। क्यों? क्योंकि हम जल में ही तो घोल रहे हैं। हमने पानी लिया ना चारों ग्लासेस में, और चारों ग्लास में पानी के साथ हमने चार चीजें ली अलग अलग। क्लियर है? तो अब विलेयता के आधार पर दो समूह बनेंगे, एक विलेय पदार्थों का यानी कि जो घुल जाते हैं, और एक अविलेय पदार्थों का जो घुलते नहीं है। अब क्लियर है? अनुज समझ आ गया? यस मैम। यस, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। सभी को समझ आ गया अभी विलेयता? हैंड रेज करिए। देवलधार, क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। चलिए, कोई मुझे पारदर्शिता के बारे में बताएगा? पारदर्शिता क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी एक और प्रॉपर्टी है आपकी, उसके बारे में बताइए। ट्रांसपेरेंसी के बेस पर कितने ग्रुप्स बनेंगे, यानी पारदर्शिता के आधार पर कितने समूह बनेंगे? जल्दी से। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम अंशुमान दवांदा। अंशुमन। अंशुमन, मुझे बताएंगे पारदर्शिता समझ आता है? ट्रांसपेरेंसी पढ़ा होगा आपने पहले। उसके आधार पर कितने समूह बनेंगे? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता कहा जाता है ना, पारदर्शिता के आधार पर कितने समूह बनेंगे? मैम दो होते हैं। दो होंगे। कौन कौन से? ओके, पारदर्शी और अपारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी और अपारदर्शी आपने दो बोला। इनके बीच में भी एक और समूह बनेगा, जो क्या होगा? अल्प पारदर्शी होगा। तो यानी कितने समूह बनेंगे? तीन। तीन। ठीक है, वेरी गुड। तीन जी। समूह बनेंगे। कौन कौन से? जैसे आपने बताया, पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी। ठीक है, अल वेरी गुड। और कोई मुझे बताएगा पारदर्शी क्या थैंक यू। होते हैं? वेरी गुड अंशुमन, सिट डाउन बच्चे। गर्ल्स में दो किसी को माइक। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? अंकित चमोली। अंकित। अंकित, पारदर्शी हिंदी में ही पढ़ते हैं ना आप लोग? यस मैम। ट्रांसपेरेंट जिसे कहा जाता है। पारदर्शी वस्तुएं यस क्या मैम। होती हैं? मैम जिनके आर पार दिख जाता है। वेरी गुड, जिनके आर पार दिख जाता है। ठीक है, और कैसे दिखता है? क्योंकि यस मैम। उनके आर पार क्या हो रहा है? लाइट जा रही है, प्रकाश जा रहा है इधर से उधर, इसीलिए तो दिखाई देता है। अगर उजाला नहीं होगा, प्रकाश का मतलब क्या है? उजाला, लाइट से। अगर लाइट नहीं है तो हमें दिखाई नहीं देता है, तो प्रकाश है तभी हमें दिख रहा है। तो आर पार प्रकाश जा रहा है, इस वजह से हमें इजीली क्या हो रहा है? विजिबल हो रहा है। क्लियर? एग्जाम्पल बताओगे कोई उदाहरण पारदर्शी वस्तु का? मैम शीशा। शीशा पारदर्शी होता है? शीशे में तो आप खुद को देखते हैं, उससे आर पार नहीं दिखता ना। उसकी एक एक साइड क्या होती है? पॉलिश्ड होती है, उसमें पॉलिश लगी होती है, तो उससे आर पार नहीं दिखता है। लेकिन आप सिंपल कांच की बात करेंगे, अगर शीशा किससे बन रहा है? कांच से ही तो बन रहा है। अगर कांच है सिंपल, उसकी एक सरफेस पॉलिश कर दी गई है, पॉलिश लगा दिया उस पे, तो वो शीशा बन गया। लेकिन जब तक उसमें पॉलिश नहीं थी वो कांच था, तो कांच से आपको आर पार दिखता है ना? बोलो अंकित, कांच से आर पार दिखता है? अरे मैम आवाज बंद। क्या नाम है आपका? मैम आवाज नहीं आ रही है।
अभी आ रही है? आ रही है अभी आवाज? मैम आ रही है अब। अंकित है ना आपका नाम? यस मैम। Yes. अंकित, कांच से आर पार दिखता है ना? यस मैम। जैसे चश्मे में कांच है ना, तो आपको मेरी आंखें दिखाई दे रही होंगी Yes. इसके आर पार। कैसे? क्योंकि ये क्या है, पारदर्शी है। वेरी गुड अंकित, सिट डाउन। चलिए, कोई मुझे बताइए अल्प पारदर्शी क्या होगा, जिसको ट्रांसल्यूसेंट कहा जाता है। वेरी गुड अंकित। अल्प पारदर्शी और अपारदर्शी दो टर्म्स रह गई हैं, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दो। बता रखा है सब। ये थर्ड टाइम रिवीजन हो रहा है इस चैप्टर का। कोई भी बता दो, फ्रंट सीट में बैठे हो आप लोग, आप बता दो। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? मैम वर्तिका। वर्तिका। ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं? अल्प पारदर्शी। जिसमें सूक्ष्म मात्रा में दिखाई जाता है। सूक्ष्म मात्रा में दिखाई देता है। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? अल्प। अल्प का मतलब क्या होता है? धुंधला। कम। कम ठीक है, दिखाई देता जिससे है। कम दिखाई देता है। अल्प का मतलब या सूक्ष्म का मतलब क्या है? कम। तो कम क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि कम मात्रा में प्रकाश आर पार जा रहा है। ठीक है ना? वेरी गुड। जैसे कई सारे Yes, कांच होते हैं, ऐसे टिंटेड ग्लास बोलते हैं आप, या प्लास्टिक होते हैं, जिनसे धुंधला दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा आपको, हल्का हल्का दिख रहा है, तो उनको क्या कहेंगे? अल्प पारदर्शी। और अंग्रेजी में या इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? ट्रांसल्यूसेंट। ओके, वेरी गुड वर्तिका। Yes, सिट डाउन ma'am. बच्चे। जल्दी से मुझे बताइए अपारदर्शी क्या होता है? कोई और? अपारदर्शी कोई भी बच्चा? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? आयुष नेगी। कौन सी क्लास में हो? क्लास 8। अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? मैंने जिनके आर पार नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश गबन नहीं कर रहा है वहां पे, तो आपको क्लियरली विजिबल नहीं है। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं, मैम। आपकी क्लासरूम की जो वॉल है यानी कि दीवार है, वो कैसी है? अपारदर्शी। आपको उसके बाहर या उसके अपारदर्शी। दूसरी साइड नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो अपारदर्शी। वेरी गुड। यस सिट मैम। डाउन बच्चे। तो इस तरह से पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के आधार पर तीन समूह बने: पारदर्शी, अल्प पारदर्शी और अपारदर्शी। जैसे पारदर्शी हमें बताया था अंशुमन ने, जिनके आर पार दिखाई देता है। ठीक है, अंकित ने हमें बताया कि जिनके आर पार दिखाई देता है। और अल्प पारदर्शी, जैसे वर्तिका ने बताया, अल्प का मतलब होता है कम, जिनसे हमें कम दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अपारदर्शी, अ का मतलब होता है नहीं, जो पारदर्शी नहीं है, तो उनको अपारदर्शी यानी ओपेक आप लोग कहते हैं। ठीक है ना? इनका हमने यहाँ पर एक पिक्चर भी देखी थी इनके लिए, अपारदर्शी वस्तुओं के लिए, इस प्रकार की। तो ट्रांसपेरेंट क्या है? जहां पर आपको ये कार या गाड़ी जो भी है, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, यानी बीच में कोई वस्तु है और उस वस्तु के पार ये आपकी कार है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यानी वो वस्तु कैसी है? ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। दूसरी कोई वस्तु है जिससे आपको ये जो गाड़ी है, ये कार है, जो धुंधली दिखाई दे रही है, तो ये कैसी हो गई? ये अल्प पारदर्शी हो गई। और तीसरी एक कोई वस्तु है, इसके पीछे भी सेम आपका यही गाड़ी है, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई दे रही, यानी कि जो वस्तु है बीच में, वो कैसी है? अपारदर्शी है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर भी आपके तीन समूह बन गए। नोट करना है आपको, ये नोट करना है तो हैंड रेस करिए, फिर जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को अच्छे से समझ में आया होगा।
समझ में आया? हाथ उठाइए समझ में आया तो। वेरी गुड। आज के सेशन में जीआईसी देवलधार के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। ऐसे ही आपको पढ़ाई करते रहनी है और जब भी कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आंसर करना है, बात करनी है, ठीक है ना। और बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। आने वाले सेशन में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्या करना है, मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में पढ़ के आना है, यानी मिश्रणीय और अमिश्रणीय द्रव जो आपके होते हैं, ठीक है। चलिए तो आज अभी तक के लिए इतना ही, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।